इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर की तरफ से मॉडर्न फिजियोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ में आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमंस के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वह क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। मतलब ब्लड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ओपनली कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। ओके, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर हमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है कि जिसमें पर्टिकुलर किसी एक वेसल के थ्रू एक टिश्यू तक ब्लड की सप्लाई पहुंचती है और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दूसरी वेसल के थ्रू हार्ट तक आता है। तो ये जो चैनल बनता है ये एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। देखिए, हार्ट से आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पर्टिकुलर एक टिश्यू तक लेके आती है, आर्टेरियोल्स होते हैं, कैपिलरीज होती हैं और यहाँ पे एक्सचेंज होता है और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू हार्ट तक पहुँचता है। ये सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर टिश्यू है, सिर्फ मसल से बना हुआ एक बैग है जिसमें 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए, अगर आप इस सेक्शन को ऑब्जर्व करें तो ये जो पार्ट है, ये ऊपर का जो हिस्सा है ये राइट एट्रियम कहा जाएगा और ये जो है राइट वेंट्रिकल कहा जाएगा। लेफ्ट एट्रियम आपको सामने से नहीं दिखता है, ठीक है, ये पीछे की ओर होगा। ज़्यादातर ये हार्ट का बेस बनाता है, ऊपर की तरफ ये इन वेसल्स की वजह से कवर्ड हो जाता है। तो लेफ्ट एट्रियम और ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है जो कि ज़्यादा बड़ा हिस्सा बनाता है शरीर का, हार्ट का। तो ब्लड किस प्रकार से सर्कुलेट करता है, इसका एक सिंपल सा पार्ट लिखा हुआ है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी में अपर पार्ट से आता है, ठीक है, अपर पार्ट से सुपीरियर वेना केवा उस ब्लड को लेकर के आती है। कैसा ब्लड होगा वो? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। वो कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में। ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगी और ट्राइकस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल में वो ब्लड चला जाएगा। कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। वहाँ से सेमील्यूनर वाल्व के थ्रू ये ब्लड कहाँ पहुँचेगा? लंग्स में, और लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ध्यान रखना है, यहाँ पे वेन है जो लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हुआ है ब्लड, उसे लेकर के आ रही हैं। लेफ्ट एट्रियम में 4 होती हैं पल्मोनरी वेन्स, 2 राइट से और 2 लेफ्ट से। वो लेफ्ट एट्रियम में लेके आती हैं, वहाँ से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटिक वाल्व के थ्रू एरोटा में, एरोटा से पूरी बॉडी के अंदर ये ब्लड सर्कुलेट होता है। तो यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है सुपीरियर वेना केवा, उसको स्लैश करके आप इन्फीरियर वेना केवा भी लिख लेंगे कि जो अपर बॉडी का ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो तो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आता है और लोअर बॉडी का जो ब्लड है वो इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू आता है। दोनों ही कहाँ खुलेंगे? राइट एट्रियम में खुलेंगे।
राइट एट्रियम में जो वाल्व होती है वो कौन सी है? ट्राइकस्पिड वाल्व होती है, वहाँ से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजनेशन होता है, क्योंकि लंग्स के पास ऑक्सीजन है तो वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और वहाँ से वो पूरा ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है, और लेफ्ट एट्रियम में बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और वहाँ से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये सर्कुलेशन है ब्लड का, इसीलिए इस सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। हार्ट की जो लेयर्स हैं वो 3 लेयर होती हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। एंडोकार्डियम जो सबसे अंदर की लेयर है, स्मूथ एंडोथीलियल लाइनिंग ऑफ लेयर, ठीक है, ये क्या करती है? फ्रिक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो की वजह से जो घर्षण पैदा होता है उसे कम करती है। मायोकार्डियम, मायो मतलब मसल, तो ये हार्ट का मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, और ये कार्डियक मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, अभी इस लेक्चर से जस्ट पहले हमने मसल फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा, तो वहाँ देखा था कि 3 तरह की मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कैसी थी? जो कि स्ट्राइएटेड होती हैं, धारीदार होती हैं, लेकिन हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने वाली, अनैच्छिक होती हैं, इनवॉलेंट्री, ठीक है। तो वो कार्डियक मसल्स कहाँ पाई जाती हैं? हार्ट की मायोकार्डियम लेयर में पाई जाती हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी होता है, ठीक है। फिर पेरिकार्डियम जो है वो एक बाहर से सैक, एक बैग के जैसा होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें 2 मेम्ब्रेन होती हैं, फाइब्रस या पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। उसके बाद सर्किट देखिए, सर्किट का मतलब होता है कि चैनल्स किस तरीके से बने हैं। तो 2 चैनल्स यहाँ पे काम करते हैं। एक तो वो जो ब्लड को लंग्स तक लेके जाता है, तो हमने अभी देखा ही है कि ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल के थ्रू लंग्स में पहुँचता है, और लंग्स से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू यहाँ पर क्या होगा? एट लंग्स ऑक्सीजन डिफ्यूजेस टू कैपिलरीज। ये हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में अच्छे से पढ़ा था कि किस प्रकार से ऑक्सीजनेशन होता है। तो लंग्स में ऑक्सीजनेशन कैसे होगा? ऑक्सीजन जो है वो कैपिलरीज के थ्रू डिफ्यूज़ होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर जाती है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू हमें मिलता है, और पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम में खुलती हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये जो सर्किट है, सिर्फ ऑक्सीजनेशन तक का जो पार्ट है कि आपने ब्लड को कहाँ से लिया है, राइट वेंट्रिकल से लिया है, और कहाँ ला के छोड़ दिया है, लेफ्ट एट्रियम में ला के छोड़ दिया है, इतना हिस्सा क्या कहलाएगा? पल्मोनरी सर्किट। इससे आगे जो सर्किट है वो सिस्टेमिक सर्किट होगा। सिस्टेमिक सर्किट में लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जैसे बाहर आता है तो एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, राइट और लेफ्ट साइड दोनों में ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑर्गन्स और टिश्यू तक पहुंचता है, और वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एरोटा से ब्लड आएगा और हर एक टिश्यू को मिलेगा। सेल जो है वो ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट, एंजाइम्स जो भी हैं ये वीनस ब्लड के अंदर आ जाते हैं, ताकि इन्हें बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जा सके, ठीक है। वापस से फिर ये राइट एट्रियम में आते हैं। ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में आएगा। कैसा ब्लड होगा? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और वो किसके थ्रू आता है? सुपीरियर वेना केवा के थ्रू और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू, ठीक है।
तो ये सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्किट होता है। देखिए यहाँ पे वही लिखा है, सिस्टेमिक आर्टरीज स्प्लिट फ्रॉम एओर्टा। एओर्टा से कई सारी आर्टरीज बन जाती हैं, ब्रांचेस बन जाती हैं, और लास्ट में वो कैपिलरीज तक उनका ब्रांचिंग होता है। ठीक है, टिश्यू तक पहुँचते पहुँचते वहाँ पे क्या करेगा, सेल यूजेस ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। सेल जो है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करेगा एंड ऐड कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट एंजाइम, वो उसमें ऐड कर देते हैं जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो वेन्स जो है वो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करते हैं कैपिलरीज से और राइट एट्रियम में ला करके छोड़ देते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग्स। ब्लड मूव्स फ्रॉम वेना केवा टू राइट एट्रियम। बार बार वही बात जो है लिखी हुई है। ब्लड वेसल्स के बारे में देखिए, ब्लड वेसल्स क्या है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, बहुत सारी ट्यूब्स का नेटवर्क है, जिसमें तीन जो ट्यूब्स हैं, तीन प्रकार की ट्यूब्स होती हैं, वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज। तो आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज वो हैं जो ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर लेके जाती हैं। ठीक है, अवे फ्रॉम हार्ट। इनके अंदर जो है वो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इसलिए पंपिंग एक्शन रहता है, और सर्कुलर स्मूथ मसल होती हैं। ब्लड वेसल्स जो आर्टरी के अंदर हैं वो स्मूथ मसल होती हैं। कैपिलरीज में क्या है कि सबसे फाइन, सबसे पतली जो एक ब्रांच रहती है, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो सके। ठीक है, 1 सेल थिक, एक सेल के जितनी मोटी ये रहती हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को सर्व करती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज होता है। वेन्स जो है वो हार्ट की तरफ मूव करें, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर के आए, वो वेन्स होती हैं। स्केलेटल मसल फोर्स टू कॉन्ट्रैक्ट ब्लड बैक फ्रॉम लेग्स। ठीक है, तो इनमें 1 वे वाल्व होता है। ठीक है, तो वेन्स जो है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक फाइबर्स नहीं होते हैं, कुछ स्मूथ मसल्स नहीं होती हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो स्केलेटल मसल हैं, सिर्फ उनके कॉन्ट्रैक्शन से ही ब्लड जो है मूव करता है वेन्स में। ठीक है, तो ब्लड के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं वो हमने पढ़े ही हैं। रक्त के बारे में पूरा पढ़ लिया था हमने कि प्लाज्मा क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट जो डब्ल्यूबीसी हैं, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को कहते हैं, और रक्तवह संस्थान के जो डिसऑर्डर्स हैं कि एनीमिया, जब ब्लड में आयरन की कमी हो जाए, आरबीसी काउंट कम हो जाए, ल्यूकीमिया, जब डब्ल्यूबीसी सेल्स जो हैं, जो हमारे शरीर के सोल्जर सेल्स हैं जो लड़ते हैं, ठीक है, तो वो कम हो जाते हैं। हीमोफीलिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं कि एक बार अगर कहीं चोट लग जाए, ब्लीडिंग होने लग जाए तो फिर वो रुकती नहीं है। हार्ट मर्मर, हार्ट मर्मर क्या होता है, एबनॉर्मल हार्ट बीट को कहते हैं, एबनॉर्मल हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट अटैक क्यों होता है, हार्ट अटैक कब होगा कि जब हार्ट जो प्रॉपर एक टिश्यू से या मसल से बना हुआ है, उसका कोई एक हिस्सा, उसको अगर ब्लड सप्लाई मिलनी बंद हो जाए तो वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है, फिर पूरी बॉडी को ब्लड नहीं मिल पाएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा ब्लड वेसल्स के बारे में। तो अब देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होगा, जब अभी हम बात कर रहे थे कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो लंग्स तक कैसे पहुंचता है। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एज इट पासेस फ्रॉम हार्ट, हार्ट से ये पास होगा। एक पोर्शन है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जिसमें ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड, ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड का मतलब क्या होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से दूर पंप किया जाता है, इज पंप्ड अवे फ्रॉम हार्ट, तो वो लंग्स की तरफ मूव होगा। किसके थ्रू, वाया पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से वो
हार्ट से लंग्स की तरफ लेकर के जाया जाएगा। ओके, एंड रिटर्न ऑक्सीजनेटेड, और जब वो वापस आएगा तो कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, क्योंकि लंग्स के पास ऑक्सीजन है। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेकर के आया जाएगा। उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स के एल्वियोलाई में पहुंचता है, वहाँ पे उसका ऑक्सीजनेशन होगा। तो देखिए क्या लिखा है, ऑक्सीजन डिप्राइव्ड ब्लड, ऑक्सीजन की कमी से युक्त जो होता है, ऑक्सीजन डिप्राइव्ड ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से एंटर करता है कहाँ पे, राइट एट्रियम के अंदर, और राइट एट्रियम से वो फ्लो करता है ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से सेमील्यूनर वाल्व के थ्रू लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होता है, और वहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड होकर के लेफ्ट एट्रियम में आता है। ठीक है, तो ये हमने अभी भी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था यही चीज़। उसके बाद सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पूरी बॉडी के पास ब्लड जो है वो जाएगा, लेकिन लंग्स के पास नहीं जाएगा, पहले ही जा चुका है वहाँ पे। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज द पोर्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट थ्रू एओर्टा, जो हार्ट से दूर ब्लड को लेकर के जाता है एओर्टा के थ्रू, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल वेयर द ब्लड हैज बीन प्रीवियसली डिपॉजिटेड फ्रॉम पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, जहाँ ब्लड जो है वो पहले से डिपॉजिट होता है, कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड आता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल तक इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के कौन आया है, हमने पल्मोनरी वेन्स की बात की। पल्मोनरी वेन्स उस ब्लड को कहाँ ला के छोड़ेंगी, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से वो कहाँ आएगा, बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहाँ से अओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट हो जाता है। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, about 98.5% of the oxygen is a sample of arterial blood। तो 98% तक टोटल ऑक्सीजन का हिस्सा जो है वो आर्टरीज के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हर टिश्यू को जो ऑक्सीजन मिलता है वो आर्टरीज के थ्रू ही मिलता है। Okay. Healthy human breathing air at sea level pressure is chemically combined with hemoglobin molecules. Okay. About 1.5% is physically dissolved in other blood liquids but not connected to hemoglobin। यह कहना चाह रहे हैं कि 98.5% तक जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ केमिकली कंबाइन होकर के पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। 1.5% जो है वो फिजिकली डिसॉल्व होती है दूसरे ब्लड लिक्विड्स में। वो प्लेटलेट भी हो सकते हैं, प्लाज्मा भी हो सकते हैं, WBC भी हो सकते हैं। बहुत थोड़ा पोर्शन ऑक्सीजन का इनको चाहिए होता है, तो वो ऑक्सीजन ये हीमोग्लोबिन से कनेक्ट नहीं होते हैं। The hemoglobin molecule is a primary transporter of oxygen। तो हीमोग्लोबिन जो है वो प्राइमरी ट्रांसपोर्टर रहता है मानव शरीर में। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड इस तरीके से पहुंचेगा। ये ओवरऑल सर्कुलेशन देखिए आप, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट वेंट्रिकल से सेमील्यूनर वाल्व से पल्मोनरी ट्रंक से आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज से पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू लंग्स के पास, वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होगा। ऑक्सीजनेशन होने के बाद पल्मोनरी वेन्स से लेफ्ट एट्रियम बाइकस्पिड वाल्व में आ जाएगा। बाइकस्पिड वाल्व से
लेफ्ट वेंट्रिकल में, और एरोटिक सेमिलुनर वाल्व के थ्रू एरोटा में, और एरोटा से डिफरेंट ब्रांचेस के थ्रू पूरी बॉडी में। फिर पूरी बॉडी से ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा, वो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू वापस राइट एट्रियम में। ये एक सर्कुलेशन आप ध्यान रखें। तो इसमें से ही आप पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन दोनों के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, जो हार्ट का खुद का सर्कुलेशन है, वो भी तो एक टिश्यू है, उसे भी तो ब्लड चाहिए। तो जो हार्ट को ब्लड चाहिए होता है वो कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू मिलता है। वो भी किसकी ब्रांचेज हैं, एरोटा की ही ब्रांचेज हैं, क्योंकि ऑल ओवर बॉडी में जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू ही मिलता है। तो कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मायोकार्डियम को ब्लड प्रोवाइड करता है। हमारे पास दो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो कि एरोटा से अराइज होती हैं। कोरोनरी आर्टरीज एरोटा से जो अराइज होती हैं लेफ्ट और राइट साइड में। ठीक है, तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी। एंड आफ्टर नरिशिंग, तो कंप्लीट नरिशमेंट के बाद द ब्लड रिटर्न्स टू कोरोनरी वेन्स। ठीक है, तो कोरोनरी वेन्स के थ्रू ये कोरोनरी साइनस में ब्लड आता है, और वो कोरोनरी साइनस कहाँ खुलेगा, जहाँ सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड खुलता है, राइट एट्रियम में। तो बैकफ्लो ऑफ ब्लड थ्रू दिस ओपनिंग इज ड्यूरिंग आर्टीरियल सिस्टोल इज प्रिवेंटेड बाय थिबेशियन वाल्व। ठीक है, जब आर्टीरियल सिस्टोल होता है तो उस ब्लड का बैकफ्लो बचाने के लिए एक वाल्व होती है जिसे थिबेशियन वाल्व कहते हैं। द स्मॉलेस्ट कार्डियक वेन डायरेक्टली ड्रेन इनटू हार्ट चैम्बर्स। ठीक है, छोटी छोटी जो हार्ट की वेन्स होती हैं, कार्डियक वेन्स होती हैं, वो किसी ब्रांच के थ्रू या कोरोनरी वेन के थ्रू सुपीरियर वेना राइट एट्रियम में नहीं खुलेंगी, वो डायरेक्टली ड्रेन करती हैं हार्ट चैम्बर्स में। तो दो हमारे पास कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल के पूरे पार्ट पर और पोस्टीरियर पोर्शन जो है लेफ्ट वेंट्रिकल का, वहाँ पर ब्लड सप्लाई देती है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ये हार्ट को लेफ्ट साइड में ब्लड सप्लाई देगी। ठीक है, वेनस ड्रेनेज, हार्ट मसल से वेनस ड्रेनेज 3 वेसल्स के थ्रू होता है। कोरोनरी साइनस, एंटीरियर कोरोनरी वेन्स और थिबेशियन वेन्स। ठीक है, कोरोनरी साइनस के थ्रू 75% ड्रेनिंग होती है। तो ये कोरोनरी साइनस कोरोनरी वेन से कनेक्टेड होता है। उसके बाद दूसरा सर्कुलेशन है नंबर 2 पर, हिपैटोपोर्टल सर्कुलेशन। हिपैटोपोर्टल सर्कुलेशन। तो हिपैटोपोर्टल सर्कुलेशन क्या होगा, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑर्गन्स से वीनस ब्लड को कैरी करे। हिपैटोपोर्टल सर्कुलेशन, पहले इसे समझ लेते हैं। हार्ट से एओर्टा के थ्रू एक ब्रांच होगी या एओर्टा का ही कंटिन्यूएशन होगा ये कहें, तो एओर्टा एब्डोमिनल एओर्टा में चेंज हो जाती है, जो मेन एओर्टा होती है। एब्डोमिनल एओर्टा से एक ब्रांच निकलती है जिसे कहते हैं प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी। प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक वर्ड है तो ये लीवर को सप्लाई करेगी, लीवर के पास जाती है, लीवर से हिपैटिक वेन्स के थ्रू इन्फीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से वापस हार्ट में। ये सर्कुलेशन हिपैटिक सर्कुलेशन हो गया, प्रॉपर लीवर का जो सर्कुलेशन है। ये टोटल लीवर का 20% सर्कुलेशन ही कंप्लीट करता है, बाकी 80% जो सर्कुलेशन है वो हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू होता है। ये क्या करेगा और क्यों ज़रूरी है हिपैटोपोर्टल सर्कुलेशन, क्योंकि
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब हमारे भोजन में जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, जो भी हमने इंटेस्टाइन में उनका डाइजेशन किया, हमने पूरी ये सीरीज़ पढ़ी है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है, फैट्स का डाइजेशन कैसे होता है, ये पूरी सीरीज़ हमने देखी है। हमने कहा कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स, ताकि हर एक टिश्यू तक उनको पहुंचाया जा सके। अब वो काम एक टिश्यू तक पहुंचाने का, हर एक टिश्यू तक पहुंचाने का ये काम कौन करेगा? ब्लड करेगा। तो ब्लड तक ये कैसे जाते हैं? इंटेस्टाइन से तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड में, वहाँ से ये पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ पहुँचते हैं? हार्ट के पास। पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ पहुँचते हैं? हार्ट के पास। वही इन्फीरियर वेना केवा का चैनल है, राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से हार्ट में आगे, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल, वही सर्कुलेशन फिर से चलेगा। तो यहाँ से हर एक टिश्यू तक कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब पहुँचाने का काम जो है वो हिपैटोपोर्टल सर्कुलेशन का है। देखिए क्या लिखा है, पोर्शन ऑफ स्टमक, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये स्प्लिनिक वेन के थ्रू, और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जो पोर्शन है ये सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन के थ्रू। ये दोनों वेन्स जब मिलती हैं, स्प्लिनिक वेन और सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन, तो एक नई वेन बनती है जिसे कहते हैं पोर्टल वेन। पोर्टल वेन लीवर में जाके खुलती है, ठीक है, यहाँ पर एक्सचेंज होते हैं, पोर्टल ट्रायड बनता है, ठीक है, और ये लीवर के से आगे इन्फीरियर वेना केवा में मिल जाती है, इन्फीरियर वेना केवा से हार्ट तक पहुँचती है, और हार्ट से आगे तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए सेरिब्रल सर्कुलेशन कैसे होगा, ब्रेन को किस प्रकार से ब्लड मिलता है। ब्रेन को ब्लड मिलता है कैरोटिड आर्टरी के थ्रू, कैरोटिड आर्टरी के थ्रू, क्योंकि इसे कॉन्टिन्यूअस ब्लड सर्कुलेशन की आवश्यकता होती है। ऐसे तो हर एक टिश्यू को जो है ब्लड की आवश्यकता रहती है, लेकिन ब्रेन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में ब्लड को एक्वायर करता है। इसका कारण क्या रहता है? कंटिन्यूअस फंक्शनिंग होती है ब्रेन की। यहाँ आपने देखा कि नींद में भी जो है हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, सपने लेते रहते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो ब्रेन को भी स्पेशल बनाती हैं। तो स्पेशल ब्लड सप्लाई की इसको ज़रूरत है, इसलिए एरोटा से एक ब्रांच निकलती है जिसे कहते हैं क्या? कैरोटिड आर्टरी। तो कैरोटिड आर्टरी की स्पेशल एक ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वो जो है ब्लड को सप्लाई ब्रेन को ब्लड सप्लाई देती है। तो ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई है वो सर्कल ऑफ विलीज के थ्रू ही मिलती है। सर्कल ऑफ विलीज कैसे बना है? दो आर्टरीज से मिलकर बना है। एक तो होती है बेसिलर आर्टरी और दूसरा होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। ये दोनों मिल करके सर्कल ऑफ विलीज बनाती हैं। टोटल इसमें 6 ब्रांचेज रहती हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ब्रेन रिसीव 750 ml ब्लड पर मिनट, ओके, 750 ml ब्लड पर मिनट। इतना ब्लड तो उसको चाहिए, 750 ml हर एक मिनट में चाहिए होता है। एडल्ट ब्रेन का जो वेट है वो 1400 ग्राम के लगभग होता है, ठीक है। तो ब्रेन में टोटल ऑक्सीजन का कंजप्शन जो है वो 42 to 50 ml पर मिनट, ठीक है। हर एक मिनट में इतना चाहिए होता है। ये एक टिश्यू की बात कर रहे हैं, वो टोटल वेट के हिसाब से अभी 750 ml बोला इन्होंने।
एनर्जी का जो मुख्य सोर्स है ब्रेन में फंक्शनिंग के लिए वो ग्लूकोज है। ब्रेन में ब्लड सप्लाई एवं ऑक्सीजन स्टॉपेज होने पर 5 से 10 सेकंड के अंदर ही अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, और ये स्थिति अगर 4 से 5 मिनट रह जाए तो इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज हो सकता है। ओके, जो कि दोबारा ठीक नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन जो है वो 4 से 5 मिनट के अंदर अगर उस टिश्यू को ब्लड सप्लाई ना मिले तो फिर वो इन्फाक्ट हो जाता है। ओके, इन्फाक्शन पर्टिकुलर किसी एक टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलने से वो डेड हो जाता है। सेरिब्रल ब्लड फ्लो मैनेजमेंट, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1945 में सेरिब्रल ब्लड फ्लो मेथड को डिस्क्राइब किया था। ये मेथड फ्लिक प्रिंसिपल के बेस पर किया गया है। इसमें नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ट्रेसर के तौर पर नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे लिए कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम किस तरीके से इनको मेजर करते हैं या क्या करते हैं, ये ज़रूरी नहीं रहता है। ये हमें ध्यान क्या रखना है, सर्कल ऑफ विलियस क्या होता है। क्या सर्कल ऑफ विलियस क्या है? ये आर्टरीज का एनास्टमोसिस है। एनास्टमोसिस क्या होता है? जब दो आर्टरीज आपस में किसी एक जगह पर मिलती हैं, क्या कंबाइंड होती हैं, तो वो एनास्टमोसिस कहलाते हैं। यहाँ जो हमारे आर्टरीज का एनास्टमोसिस हुआ है वो कौन सी हैं? बेसिलर आर्टरी है और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। आगे चल कर के वो 6 अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, जो कि ब्रेन के जैसे पार्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही सप्लाई करती हैं, जैसे सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है, फिर पार्ट्स के अकॉर्डिंग कि फ्रंटल रीजन में जिस आर्टरी को जाना है, ठीक है, या आगे की तरफ जाना है तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, तो सेरिबेलम भी 2 होते हैं, फिर वो राइट और लेफ्ट, राइट सेरिबेलर आर्टरी, लेफ्ट सेरिबेलर आर्टरी, मेडुलर आर्टरी। ठीक है, इस तरीके से ये अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, हमें उनका ज़्यादा ध्यान रखना है। अब माइक्रो सर्कुलेशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।